सुप्रभात बच्चों, आज हम आपका कक्षा 7वीं का जो व्याकरण से पाठ है संज्ञा उसको पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ शब्द जो है, एक पैराग्राफ दिया है जिसमें कुछ शब्द लाल रंगों से लिखे गए हैं, जैसे पानीपत, सेनापति, मराठा, अहमद शाह अब्दाली, इब्राहिम गादी, युद्ध, घृणा। तो यहाँ पर पानीपत जो है वो स्थान का नाम है, सेनापति तथा मराठा जाति का नाम है, अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम गादी व्यक्तियों के नाम है, युद्ध और घृणा जो है भाव के नाम है। तो इस प्रकार से ये शब्द स्थान, जाति, व्यक्ति और भाव के नाम है और ये सभी संज्ञाएं हैं। तो अभी हम संज्ञा की परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अभी हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्द में कुछ प्राणीवाचक संज्ञा भी होते हैं, कुछ अप्राणीवाचक संज्ञा भी होते हैं। तो इस प्रकार कुछ संज्ञाएं गणनीय होती है, कुछ अगणनीय। आप इंग्लिश में भी पढ़े हो, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो संज्ञा के यहाँ पर 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन अभी संज्ञा के 3 भेदों को लिया जाता है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञा है उन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में। यहाँ पर जैसे दिया है कि वाजिश्रवा ने दक्षिणा देना आरंभ किया। तो यहाँ पर वाजिश्रवा व्यक्ति का नाम है और जिस संज्ञा सबसे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेश, कमला और आप लोगों के भी जो नाम है, या किसी पुस्तक का नाम है, रामायण, महाभारत, ठीक है, किसी जगह का नाम हो गया, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? जिस संज्ञा सबसे किसी एक ही खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, दिया है धनपत घर आंगन से भागकर खुले मैदान में, ठीक है, अमराई में खेती की तरफ निकल गया। तो यहाँ पर घर, आंगन, मैदान, अमराई, खेत, ये शब्द एक जाति को बोध करा रहे हैं। यहाँ पर किसी घर का नाम नहीं दिया है, ना ही किसी मैदान का नाम है, ना ही खेतों का नाम है। तो अर्थात जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणी और वस्तु आदि का बोध कराता है, मतलब एक किसी भी वस्तु, प्राणी और की पूरी जाति का बोध कराता है, मतलब एक ही वस्तु को न बोल करके उसकी पूरी जाति का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्ति, पुस्तक, नगर, देश, पर्वत, नदी आदि। लेकिन अगर यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, रमेश, सीता, तो वो हो जाएगा आप लोगों का क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर एक नगर का नाम लिया जाएगा, जैसे ढेंकानाल हो गया या उड़ीसा हो गया, भारत देश का नाम है अमेरिका, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वहाँ पर एक किसी खास जगह का नाम बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का भाववाचक संज्ञा। चिड़िया के प्रहार से झुंझलाहट, कड़वाहट थी, ठीक है, मुझ में उसकी बेचैनी देखी न गई। तो यहाँ पर जो मुझसे उसकी बेचैनी देखी न गई, तो यहाँ पर जो झुंझलाहट, कड़वाहट, बेचैनी, ये जो शब्द है ये दशा और भाव को बोध करा रहे हैं। तो गुण, कार्य, व्यापार, भाव और अवस्था का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे चौड़ाई, ऊंचाई, मानवता, बचपन। अच्छा, इसमें और एक बात आप देखोगे कि किसी भी शब्द के पीछे में जब आप प्रत्यय लगा देते हो तो वो भाववाचक संज्ञा में परिणत हो जाता है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते और ना ही, मतलब उनको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, ना हम उन्हें देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उनको अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होगा भाववाचक संज्ञा। हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल है ये। तो ये है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद जो तुम्हारा जैसे
और भी जो द्रव्यवाचक संज्ञा जो यहाँ दिया है ये दरअसल आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाता है। जैसे दूध, सोना, पानी, ये सब आजकल जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको ले लिया गया है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में भी उनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले लिया गया है। समूह का मतलब जहाँ भीड़ हो रही होती है उसको हम समूह बोलते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा की रचना हम कैसे कर सकते हैं। हम दो प्रकार से भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हैं। जो मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती है, एक माने पूरे स्टार्टिंग से, जैसे सत्य, क्षमा, दुख, सुख, जन्म, अपमान, ज्ञान, मृत्यु, ये तो भाववाचक संज्ञा होती ही है। और दूसरे शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कायर से कायरता, चलना से चाल, हंसना से हंसी आदि। तो भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। एक है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से, क्रिया से। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा जैसे मित्र से मित्रता, मित्र जाति है, हम उसको बना सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ याद रखना है कि पीछे में प्रत्यय लगा देने से वो भाववाचक संज्ञा में परिणत हो जाता है। सर्वनाम में जैसे अपना, अपनापन, पन जो है वो आपका प्रत्यय है। ठीक है, विशेषण में जैसे ऊंचा से ऊंचाई, पानी से पापी से पाप। ठीक है, और अव्यय से, अव्यय में जैसे धिक, धिक्कार, निकट, निकटता। क्रिया में जैसे लड़ना, लड़ाई, पढ़ना, पढ़ाई। इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं हम बना सकते हैं। कुछ अभ्यास के लिए यहाँ पर है, जैसे मुझे आप बताओ, यहाँ पर जाति माने भाववाचक संज्ञा हम कैसे, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जाति से जातीयता, मित्र से मित्रता, और भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अहम से अहंकार, मम से ममता। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका है विशेषण से भाववाचक संज्ञा, अधिक, अधिकता, हरा, हरियाली, मधुर, मधुरता। इस तरह से हम जो है भाववाचक संज्ञा में, आपका क्वेश्चन भी यही आता है कि निम्नलिखित विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा में परिणत कीजिए। तो आप पीछे में, आप उसके पीछे, शब्द के पीछे किस प्रत्यय जोड़ दोगे तो वो भाववाचक संज्ञा में परिणत हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से अव्यय शब्दों से और भी, धिक्कार हम पढ़े थे, मना, मनाही। ठीक है, नीचे, नीचाई। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो तुम्हारे किताब के पीछे में भी अभ्यास कार्य दिए होंगे, उसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा याद रखोगे, संज्ञा कितने प्रकार के हैं, किसे कहते हैं, और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण याद रखोगे तो आप इसे कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहे, घर पर रहे, सुरक्षित।